हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपकी डिमांड के अनुसार हमने आपके लिए एक शानदार टेस्ट सीरीज का शुरुआत किया है। दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ और ही सोच रखा था, मैं आपको कुछ और ही देना चाहता था, लेकिन दोस्तों ये जो आपका प्यार, ये जो आपका स्नेह है, ये दोस्तों मुझे वापस खींच लाया इस टेस्ट सीरीज की तरफ। इसीलिए दोस्तों मैंने भी ये संकल्प ले लिया कि जब तक दोस्तों आपका ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक दोस्तों YouTube पर ये टेस्ट सीरीज दोस्तों सुबह 7 बजे लगातार यूं ही चलती रहेगी। तो आइए दोस्तों हमारे साथ जुड़िएगा और इस क्लास को, इस टेस्ट को भी दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो सुनिए दोस्तों, इस क्लास का शुरुआत करते हैं और आप हमारे साथ पूरे टेस्ट में बने रहिए। और दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को दोस्तों, अपनी तैयारी में मजबूती लाना है। इसीलिए दोस्तों ये जो टेस्ट है आपकी तैयारी को दोस्तों और आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए दोस्तों ये टेस्ट, इस टेस्ट को लाया गया है। देखिएगा, हम आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि हर रोज की तरह आपके लिए आज भी दोस्तों मोटिवेशन की वो लाइन है और आपको दोस्तों क्या करना होगा, बस दोस्तों पूरे हौसला के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ इस क्लास को, इस टेस्ट को देखना होगा। देखिएगा क्या है दोस्तों आपके लिए मोटिवेशन लाइन की, नई उम्मीदें, नई वादे, नया दिन, नया संकल्प, नई तरीके, नई राहें, शुभारंभ तो हो चुका है, दृढ़ निश्चय तो कर लिया है, मांगते हैं शुभाशीष, हो जाए हम सफल अपने इरादों में। क्या दोस्तों, अगर आप अपने इरादों में दोस्तों मजबूत है, आपके इरादे दोस्तों मजबूत है, आपके संकल्प मजबूत है, तो आप याद रखिए दोस्तों, जो 21 और 22 तारीख के दिन दोस्तों जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में दोस्तों आप जीत हासिल जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने इरादों को बस संभाल के रखिएगा और इस टेस्ट में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसमें क्या है दोस्तों, मैं लगाने वाला हूं दोस्तों अब टाइमर और केवल दोस्तों 40 सेकेंड का समय दिया जाएगा और उसी 40 सेकेंड के अंदर दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढना होगा। देखिएगा दोस्तों, यहां पे टाइमर लग चुका है और अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखिएगा, पावर ट्रांजिस्टर का कौन सा हिस्सा हीट सिंक से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन बी है आधार, ऑप्शन सी है कलेक्टर, ऑप्शन डी है अर्थ। टाइम के अनुसार आपको आंसर देना है। अब स्टार्ट हो जाइए। दोस्तों टाइम का समय सीमा समाप्त हो चुका है, बिल्कुल टाइम खत्म हो चुके हैं दोस्तों। ये जो 40 सेकेंड का टाइम था, अब आपको दोस्तों क्या करना है, अब आपको इसका करेक्ट आंसर देना है और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या सही इसका आंसर होने वाला है। देखिएगा दोस्तों, ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, यही आपका सही आंसर होगा कि जो कलेक्टर वाली आपकी टर्मिनल होती है दोस्तों, यही क्या होती है, हीट सिंक से कनेक्ट होती है। अब दोस्तों इस टेस्ट को आपको किस प्रकार से अनुभव करते हुए देखना है, किस प्रकार से अनुभव करते हुए इस टेस्ट के साथ जुड़े रहना है। आपको यह सोचना है दोस्तों, आप मानो आप अपने एग्जाम सेंटर के कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे हुए हैं और बिल्कुल दोस्तों आप अपना मुख्य एग्जाम दे रहे हैं और ये एग्जाम में दोस्तों आपको क्या होना है, आपको पास होना है। बस यही सोच के दोस्तों आपको इस टेस्ट के साथ जुड़े रहना है। देखिएगा, पावर ट्रांजिस्टर का कौन सा हिस्सा हीट सिंक से जुड़ा होता है, एमीटर, आधार, कलेक्टर या अर्थ? तो आंसर क्या होगा दोस्तों, कलेक्टर वाला इसका सही आंसर होगा। अब इस कलेक्टर वाले टर्मिनल से जुड़ी दोस्तों, इस कलेक्टर वाले टर्मिनल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने 1 मिनट के अंदर मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। देखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि जो कलेक्टर वाली टर्मिनल है, पूरे पावर ट्रांजिस्टर का दोस्तों कितना % भाग कलेक्टर टर्मिनल वाला होता है? तो लिखना दोस्तों, इसमें क्या लिखना है आपको, पूरे जो ट्रांजिस्टर होती है, किस ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, पावर ट्रांजिस्टर की, पूरे ट्रांजिस्टर का दोस्तों 70% भाग, कितना दोस्तों, 70% जो भाग होती है, ये होती है दोस्तों केवल अकेला
कलेक्टर वाला टर्मिनल का। और एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है कि आप बताइए कि जो कलेक्टर वाली टर्मिनल होती है इसमें डोपिंग कितना किया जाता है। तो नोट करना दोस्तों, जो आपकी कलेक्टर वाली टर्मिनल की जो डोपिंग होती है, डोपिंग किसको कहते हैं आप, तो डोपिंग दोस्तों अशुद्धि को कहते हैं। तो अशुद्धि इसमें कैसा होता है, तो लिखना दोस्तों, इसमें मध्यम अशुद्धि होती है। कौन सी, मध्यम अशुद्धि होती है, मध्यम अशुद्धि इसमें होती है। और यह भी कहा जाता है दोस्तों कि जब आप आधार को पढ़ते हैं और आधार की डोपिंग के बारे में आप रिसर्च करते हैं तो आपको यहां भी मिलता है कि जो आधार की भी डोपिंग होती है वो कैसी होती है, मध्यम डोपिंग इसकी भी होती है। अगर दोस्तों आप पीएचडी जैसे बड़े कोर्स करते हैं ना, तो वहां पर जब आप रिसर्च करेंगे, उस पीएचडी के दौरान आपको जो रिसर्च कराया जाएगा वहां पे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आधार और जो कलेक्टर है इसमें कितने प्रतिशत पॉइंट में दोस्तों डोपिंग कम या अधिक होती है। लेकिन दोस्तों लगभग में माना जाता है कि आधार और जो आपकी कलेक्टर वाली टर्मिनल होती है दोनों की डोपिंग कैसी होती है, मध्यम दोनों की डोपिंग होती है। अब सुनना, यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है दोस्तों कि पूरे ट्रांजिस्टर का 70% भाग हम कलेक्टर वाले टर्मिनल क्यों बनाते हैं। तो आप लिखना दोस्तों, हम इस उद्देश्य से बनाते हैं कि जो हमारा कलेक्टर वाला टर्मिनल है, कौन सी दोस्तों, जो हमारी कलेक्टर वाली टर्मिनल होती है, इसी टर्मिनल से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो इस टर्मिनल से दोस्तों हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। क्या आउटपुट प्राप्त करते हैं, आउटपुट ये क्या करता है, डिलीवर करता है। क्या दोस्तों, ये क्या करती है, आउटपुट ये डिलीवर करती है। इसीलिए सबसे अधिक जो भाग होता है वो कलेक्टर वाली टर्मिनल का होता है। बिल्कुल दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो चुका है। अब इसी के साथ में देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम में किस उद्देश्य से लाया हूं उसको आप देखिए दोस्तों। ये जो आपको पूरा प्लेट दिखाई दे रहा है, ये एक कौन सी प्लेट है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्लेट है। नोट करना, ये कौन सी प्लेट है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की प्लेट है। और इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि ये वाली जो आपका पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहां से ये वाली जो आपको हिस्सा दिखाई दे रही है और ये व्हाइट कलर वाली जो आपको हिस्सा दिखाई दे रही है, यहां से लेकर के यहां तक, तो ये सारे के सारे क्या है, ये हीट सिंक है। क्या है दोस्तों, ये हीट सिंक है। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो आपका हीट सिंक होता है उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाई जाती है जिसमें जो ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आप क्या पढ़ते हैं, आईसी चिप, अगर वो 5 वाट से अधिक हो, कितना दोस्तों, 5 वाट से अधिक रेटिंग वाले लगे हो, अधिक रेटिंग वाली लगी हो, कौन सी दोस्तों, एम्पलीफायर या आईसी, वहीं पे दोस्तों ये हीट सिंक आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात दोस्तों, इसके ऊपर आप क्या देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर एक फैन लगा हुआ है। कौन सी फैन है दोस्तों, ये एग्जॉस्ट फैन है। ये क्या रोल प्ले कर रहा है, ये भी तो जानना होगा आपको। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब 5 वाट से अधिक यानी कि 5 वाट से कई गुना अधिक रेटिंग वाले एम्पलीफायर या फिर आईसी लगी होती है जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वहां पे दोस्तों केवल आपको हीट सिंक की जरूरत ही नहीं, उसके साथ में दोस्तों एक एग्जॉस्ट फैन की भी जरूरत पड़ती है। बस इसी उद्देश्य से दोस्तों मैं ये चित्र आपके सामने लाया ताकि दोस्तों मैं इस चीज को आपको दिखा सकूं कि ये हीट सिंक है। और इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि ये दोस्तों कौन सी फैन है, एग्जॉस्ट फैन है। कौन सी दोस्तों, ये एग्जॉस्ट फैन भी लगी होती है। तो ये है दोस्तों वो पॉइंट, आप अपने नोटबुक में इसको जरूर नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, समय आ चुका है दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और दोस्तों टाइमर दोबारा स्टार्ट होती है आपकी, और देखिएगा इसका, चलिएगा क्वेश्चन क्या है, 4 मूल ऑटोमोटिव सर्किट में सम्मिलित होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए है बैटरी, आग, ऑडियो, स्टार्टर। ऑप्शन बी है स्टार्टिंग, चार्जिंग, इग्निशन, लाइटिंग, एसेसरीज। ऑप्शन सी है लाइटिंग, सेल, चार्जिंग, पानी। ऑप्शन डी है इग्निशन, स्टार्टर, पानी या फिर लाइटिंग। बिल्कुल आंसर इसका बताइए, कौन सा इसका आंसर है, कॉमेंट करके आपको आंसर बताना है।
बिल्कुल दोस्तों, जो आपकी टाइम थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब हम अपने इसके एक्सप्लेन की ओर बढ़ते हैं। जो मैं इसके लिए कंटेंट तैयार करके लाया हूं, उस कंटेंट को आपको क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा। तो सुनिएगा, 4 मूल ऑटोमोटिव सर्किट में सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, उसको आप जानिए। स्टार्टिंग, चार्जिंग, इग्निशन। क्या क्या दोस्तों, स्टार्टिंग भी है, चार्जिंग भी है, इग्निशन भी है, लाइटिंग भी है और एसेसरीज। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी सही आंसर हो चुका है। इसका आंसर क्या सही हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ भी देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं और टाइमर स्टार्ट होती है दोस्तों आपकी अब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कारों में इलेक्ट्रॉनिक युक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन सुनिएगा, ए है उपरोक्त सभी में, बी है इग्निशन सिस्टम में, सी है चार्जिंग यंत्र में और डी है साउंड सिस्टम में। इसका आंसर बताइए। दोस्तों ये जो टेस्ट आपके लिए लाया गया है, ये जो टेस्ट सीरीज आपको दोस्तों उपलब्ध कराया जा रहा है, ये टेस्ट सीरीज आपके दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल को इतना अधिक स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इतना दोस्तों स्ट्रॉन्ग कर देगा कि 40 सेकेंड के अंदर ही दोस्तों आप करेक्ट आंसर ढूंढ के निकाल सकते हैं, वो भी दोस्तों अपने मेन एग्जाम के वक्त। क्योंकि वहां पे दोस्तों सबसे अधिक मारामारी किसकी होती है, तो टाइम की होती है, समय की होती है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना होगा कि आधुनिक दोस्तों कारों में इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी युक्ति होती है, इसमें क्या प्रयुक्त होती है, उपरोक्त सभी इग्निशन सिस्टम। सुनिएगा दोस्तों, इसमें इग्निशन सिस्टम भी होता है और चार्जिंग सिस्टम भी होता है। क्योंकि दोस्तों आपकी जो कारें होती हैं उनके अंदर चार्ज करने के भी दोस्तों व्यवस्था होती है, चार्ज करने के लिए दोस्तों पावर सप्लाई की उपलब्धता होती है। तो ये भी सिस्टम है। और साउंड सिस्टम, साउंड सिस्टम का मतलब क्या है दोस्तों, हॉर्न से। किससे दोस्तों, हॉर्न भी होगा। और इसमें दोस्तों म्यूजिक सिस्टम, नोट कीजिएगा, इसमें और क्या लगी होगी दोस्तों, इसमें म्यूजिक सिस्टम लगी होगी। तो जब भी आप हॉर्न बजाएंगे या म्यूजिक सिस्टम बजाना चाहेंगे तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो साउंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो किसी भी दोस्तों कार के अंदर क्या लगी होगी, साउंड सिस्टम भी होगा, चार्जिंग सिस्टम भी होगी, इग्निशन सिस्टम। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका एक करेक्ट आंसर हो चुका है। चलिएगा इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर ये टेस्ट वाकई में दोस्तों आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल इस क्लास को लाइक करिएगा दोस्तों, और इसे साथ ही साथ क्या करना है, शेयर भी करना है। और हमारे इस परिवार, इस प्यारे से परिवार के साथ आपको जुड़ना भी है। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे आपने पहली बार कदम रखा होगा तो आपका भी दोस्तों बहुत बहुत वेलकम है। बिल्कुल दोस्तों दिल की गहराइयों से भी आपका स्वागत है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों आपके सामने आ चुकी है। देखिएगा टाइम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़िएगा आप, क्या है क्वेश्चन कि आधुनिक वाहनों में अल्टरनेटर को डायनेमो की जगह प्रतिस्थापित किया जाता है क्योंकि, ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए है इसमें उच्च निर्गत भार अनुपात होता है, ऑप्शन बी है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी है डीसी जनित्र की तुलना में लगभग 30% उच्च चाल प्राप्त की जा सकती है, ऑप्शन डी है निम्न इंजन चाल पर उच्च निर्गत प्राप्त किया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? अब दोस्तों इस घड़ी की सुई को यहीं पे रोका जा रहा है क्योंकि दोस्तों आपको केवल और केवल बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया जा रहा है इस टेस्ट के दौरान। और इतना टाइम रखने के पीछे दोस्तों एक ही रीजन है। रीजन वो है दोस्तों, रीजन ये है कि 40 सेकेंड के अंदर ही आपको गेम जीतना है। 40 सेकेंड के अंदर ही जो भी आपको कुछ करना है। नहीं तो दोस्तों अगर 40 सेकेंड से एक भी सेकेंड अगर आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अधिक ले लिया तो यानी कि अगले वाले क्वेश्चन का टाइम आपने ले लिया और अगले वाले क्वेश्चन में टाइम की क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी टाइम की कमी हो जाएगी। इसीलिए देखिएगा
क्या है कि आधुनिक वाहनों में अल्टरनेटर को डायनेमो की जगह प्रतिस्थापित किया जाता है? क्योंकि सबसे पहले मैं इसका आंसर बताऊंगा दोस्तों, फिर मैं आपको क्या एक फोटो दिखाऊंगा, उसमें से मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि इसका आंसर क्यों ऐसा हुआ है। देखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है दोस्तों कि इसमें उच्च निर्गत भार अनुपात होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। देखिएगा ये जो आपका प्रतिस्थापित किया जा रहा है डायनामो को दोस्तों, किससे? अल्टरनेटर से। यानी कि पहले डायनामो आप जहां लगाते थे वहां अब आपको डायनामो नहीं लगाना है। उसके कुछ दोस्तों आप डिसएडवांटेज देखने को आपको मिलेगा। उसकी जगह पे आप क्या शिफ्ट कर चुके हैं दोस्तों? अल्टरनेटर को शिफ्ट कर चुके हैं। और शिफ्ट करने के फायदा क्या है, क्यों आप शिफ्ट किए हैं? तो देखिएगा इसमें उच्च निर्गत भार अनुपात होता है। यानी कि दोस्तों जो आउटपुट का रेशियो होता है वो उच्च मिलता है, किसमें? अल्टरनेटर में, डायनामो में कम मिलता था। ऑप्शन ए करेक्ट है। सी क्या कह रहा है? डीसी जनित्र की तुलना में डायनामो क्या है दोस्तों? डायनामो एक डीसी जनरेटर है। क्या दोस्तों? डायनामो एक डीसी जनरेटर है। इसकी तुलना में लगभग 30% उच्च चाल प्राप्त की जा सकती है अल्टरनेटर के द्वारा। यानी कि यह भी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। डी क्या कह रहा है कि निम्न इंजन चाल पर उच्च निर्गत प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर दोस्तों 1000 आरपीएम पर, कितना? 1000 आरपीएम पर अगर आपका डायनामो गति कर रही है, कितना दोस्तों? 1000 आरपीएम पर डायनामो गति कर रही है और इतना ही आरपीएम में दोस्तों आपका अल्टरनेटर गति कर रही है ना? तो इनमें से दोस्तों पावर अधिक जनरेट कौन कर सकेगा? तो अल्टरनेटर अधिक पावर जनरेट कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों इसका आंसर फाइनल क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। देखिएगा अब बारी आ चुकी है दोस्तों, जो मैंने आपको बोला था कि एक डायग्राम दिखाने का, ये वो डायग्राम है और गौर से देखिएगा। इसमें से दोस्तों आप पहचानिए कि डायनामो कौन सा है और इंजन कौन सी है। तो आपकी ये दोस्तों ये जो इंजन आपको दिखाई दे रही है, ये दोस्तों राइट साइड वाली क्या है? रेड कलर वाली इंजन है और ये क्या है दोस्तों? डायनामो है। देखिएगा डायनामो से हम क्या क्या दोस्तों नहीं प्राप्त कर सकते? निम्न स्पीड पर हाई पावर नहीं प्राप्त कर सकते और इसकी एफिशिएंसी भी कम होती है, इसकी एफिशिएंसी अधिक होती है। और दोस्तों जो पावर प्लांट होते हैं वहां पे दोस्तों किसको काम में लिया जाता है? इस डायनामो को या फिर इस इंजन को? तो दोस्तों आप लिखना इंजन को दोस्तों काम में लिया जाता है। किसको? इंजन को आप काम में लेते हैं। किसी पावर प्लांट में दोस्तों इंजन को आप काम में लेते हैं। इसी के साथ में देखिएगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 आ चुकी है और देखिएगा आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन क्या है? इंजन ऑफ सहित लेकिन इग्निशन सहित के साथ चार्ज लैंप को जलना चाहिए। यदि यह नहीं जलता है तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन सुनिएगा। ए है बल्ब जल चुका है, बी है बल्ब जलने वाला है, सी है लूज ड्राइव बेल्ट है, डी है ओवर चार्जिंग सेल है। इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों समय की जो लिमिट थी, समय की जो सीमा थी, वो पूरी तरह से दोस्तों क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। अब देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन सुनेगा आप कि इंजन ऑफ सहित लेकिन इग्निशन सहित के साथ एसडब्ल्यू के सहित साथ चार्ज लैंप को जलना चाहिए। यदि यह नहीं जलता है तो इसका मतलब क्या है? क्या वो बल्ब जल चुका है? जलने का मतलब क्या दोस्तों? जलने का मतलब यहाँ पे क्या है? फ्यूज से है। नोट करना, जलने से मतलब किससे है? फ्यूज से। हम उस फ्यूज की बात नहीं कर रहे हैं जो किसी सर्किट में लगाई जाती है। फ्यूज का मतलब होता है कि बल्ब आपकी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो बल्ब खराब हो चुकी है या बल्ब जलने वाला है या लूज ड्राइव बेल्ट की होने के कारण आपकी बल्ब नहीं जल पा रही है या फिर दोस्तों ओवर चार्जिंग सेल होने के कारण नहीं जल रही है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कि बल्ब आपका पूरी तरह से दोस्तों जल चुकी है, फ्यूज हो चुकी है या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों ये खराब हो चुकी है। तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए सही आंसर हो चुका है। इसी के साथ में मैं आपको क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 की तरफ ले चलता हूं और ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एक स्टार्टर करंट ड्रॉ टेस्ट निष्पादित करते समय निम्न धारा ड्रॉ इंगित करता है। ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए है स्टार्टर में शॉर्टिंग,
ऑप्शन बी है निस्सरित बैटरी, ऑप्शन सी है बैड स्टार्टर, ऑप्शन डी है उच्च अवरोधक। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके तुरंत बताइए। दोस्तों वक्त बीत चुका है और अब आपकी बारी क्या है, आपकी बारी यह है दोस्तों कि इसका आंसर सही क्या होगा, उस आंसर को ढूंढने की समय आ चुकी है। देखिएगा इसका जो आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, एक स्टार्टर करंट ड्रॉ टेस्ट निष्पादित करते समय निम्न धारा ड्रॉ इंगित करता है। ऑप्शन ए क्या है, स्टार्टर में शॉर्टिंग हो चुकी है, या फिर निस्सरित बैटरी है, या फिर दोस्तों बैड स्टार्टर है, या उच्च अवरोधक है। तो सुनना, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक स्टार्टर है, किसी स्टार्टर के माध्यम से हम पावर सप्लाई देते हैं या फिर कंट्रोल सप्लाई देते हैं किसी इलेक्ट्रिक युक्ति को, तो उस इलेक्ट्रिक युक्ति तक जो करंट हमारे प्रवाहित हो रही है वो निम्न मान की करंट प्रवाहित हो रही है। कैसे दोस्तों, निम्न मान की करंट ड्रॉ हो रही है, तो कौन सा वो कारण है, स्टार्टर में शॉर्टिंग। सुनना दोस्तों, जब भी स्टार्टर शॉर्ट हो जाता है तो जो आपका प्रतिरोध होता है, इस कंडीशन में प्रतिरोध कैसी होती है दोस्तों, शून्य हो जाती है। कैसी दोस्तों, शून्य हो जाती है। लेकिन यहां पे शून्य करंट की बात नहीं, यहां पे निम्न करंट की बात हो रही है। फिर देखिए दोस्तों, निस्सरित बैटरी, निस्सरित बैटरी में भी ऐसे ही होता है, बैड स्टार्टर में भी यही होती है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उच्च अवरोधक। सुनिए, अगर दोस्तों किसी भी युक्ति में किसी स्टार्टर के द्वारा निम्न मान का करंट जा रहा है, इसका मतलब कि अवरोधक का मान कैसा है, अवरोधक का मान दोस्तों उच्च है। अवरोधक का मतलब क्या है यहाँ पे, तो अवरोधक का मतलब प्रतिरोध है। क्योंकि आपने दोस्तों पढ़ा होगा, आपने जरूर इस चीज को सुना होगा कि जब भी मोटर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के द्वारा, तो हम क्या करते हैं कि हैंडल को दोस्तों हम डायरेक्ट डेल्टा में कन्वर्ट नहीं कर देते, डेल्टा की तरफ नहीं खींच देते, पहले स्टार कॉन्टेक्ट में दोस्तों होल्ड करके कुछ टाइम तक रखते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, फिर कुछ सेकंड बाद दोस्तों डेल्टा में उसके हैंडल को गिराते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि प्रारंभ में दोस्तों निम्न करंट ड्रॉ हो सके। क्या दोस्तों, निम्न करंट ड्रॉ हो सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, उच्च अवरोधक वहां पे उत्पन्न करते हैं। जब आपकी मोटर पूरी तरह से दोस्तों, पूरी तरह से वो अपनी स्पीड प्राप्त कर लेती है, तब उसको हम डेल्टा कॉन्टेक्टर में उसके हैंडल को गिराते हैं। तो यही क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आई है आज, और आंसर क्या हो चुका है, और आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो चुका है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 को देखिएगा, आपका टाइमर स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, निम्न में से कौन एक अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है। सुनिएगा, ऑप्शन ए क्या है, प्रतिष्ठंभ मोटर, ऑप्शन बी है सर्वो मोटर, ऑप्शन सी है एसी सीरीज मोटर, ऑप्शन डी है डीसी सीरीज मोटर। आपका टाइमर चल रहा है दोस्तों, आपको टाइम को भी ख्याल रखना होगा और आंसर देना होगा। इसका आंसर बताइए, क्या इसका सही आंसर होगा। समय की लिमिटेशन समाप्त हो चुकी है दोस्तों। अब आप देखिएगा, मैं दोस्तों आपको एहसास दिला दूं और मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि आप एक ऐसे टेस्ट में बैठे हैं, आप एक ऐसे टेस्ट को दे रहे हैं जो टेस्ट दोस्तों आपके मुख्य टेस्ट के लिए इतना काम आने वाला है दोस्तों, इतना काम आने वाला है कि आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आपकी सफलताओं में दोस्तों ये डायरेक्ट प्रभाव डालने वाला है। प्रभाव का मतलब यहां से दोस्तों कि आपकी सफलता के लिए दोस्तों ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। यही क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और यही क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस टेस्ट को ध्यान से देखना होगा और हर प्रश्न को दोस्तों नोटबुक में भी आपको नोट करना होगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, आपको नोटबुक में नोट करना होगा। देखिएगा क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अनुत्तेजित, क्या दोस्तों, कौन एक अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है। अनुत्तेजित का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है नॉन एक्साइटेड। क्या दोस्तों,
नॉन एक्साइटेड होता है, इसको हम एक्साइटेड नहीं करते। क्या वो प्रतिष्ठंभ मोटर है, क्या वो सर्वो मोटर है, क्या वो एसी सीरीज, क्या वो डीसी सीरीज मोटर है? तो सुनना दोस्तों, जो हमारे डीसी सीरीज मोटर होती है इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें एकल कला नहीं होती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें दोस्तों टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी गलत हो गया। एसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज जो दोस्तों मोटर है आपकी, ये सिंगल फेज की भी मोटर हो सकती है और ये दोस्तों 3 फेज की भी मोटर हो सकती है। लेकिन हमसे दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, केवल सिंगल फेज के बारे में। और सर्वो मोटर दोस्तों ये हमेशा 2 फेज मोटर है। कौन सी दोस्तों, ये हमेशा 2 फेज ही मोटर होती है। और जो प्रतिष्ठंभ मोटर है यही है दोस्तों सिंगल फेज की मोटर, जिसको हमें एक्साइटेड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी बात दोस्तों, ये एकल कला मोटर है। ये कौन सी मोटर है, एकल कला भी मोटर है और दोस्तों अनउत्तेजित मोटर है, और जिसको हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। सिंक्रोनस मोटर की दोस्तों ये सिंगल फेज मोटर है। कौन सी, ये सिंगल फेज मोटर है। और ये दोस्तों एमपीटीओ का पूछा गया प्रश्न है। कौन सा दोस्तों, एमपीटीओ के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। और आंसर क्या हो चुका है, आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन निकल करके आता है दोस्तों, और देखिएगा, तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का इसका आंसर बताइएगा। देखिएगा टाइमर स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन में पढ़ता हूं दोस्तों कि नई स्थापनाओं के विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सुनिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है ओम मीटर, ऑप्शन बी है मल्टीमीटर, ऑप्शन सी है ऊर्जा मीटर, ऑप्शन डी है मैगर। आंसर बिल्कुल सोच समझ के आपको बताना है दोस्तों, और गलत आंसर नहीं करना है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। देखिएगा वक्त की समाप्ति हो चुकी है दोस्तों, और अब आपको क्या करना है, इसका आंसर जानना है। और आप भी दोस्तों इसका आंसर जानने के उत्सुक होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, क्या दोस्तों आपको ये टेस्ट पसंद आ रही है, क्या ये टेस्ट सीरीज, क्या ये क्लास आपको पसंद आ रही है? मुझे ऐसा दोस्तों महसूस हो रहा है, मैं ऐसा एहसास कर पा रहा हूं दोस्तों कि ये सीरीज जो आपके लिए टेस्ट की सीरीज चलाई जा रही है, ये वाकई में दोस्तों आपको बहुत पसंद आती होगी, है ना। आपकी डिमांड के अनुसार ही दोस्तों इस टेस्ट को चलाया जा रहा है। नहीं तो दोस्तों मैं जो चलाने वाला था कुछ और ही दोस्तों, आपके लिए कुछ अलग ही करने वाला था। तो चलिए बने रहिए इस क्लास में। क्या है कि नई स्थापनाओं के विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इसका आंसर ढूंढेंगे दोस्तों, फिर एक चित्र की तरफ आगे बढ़ेंगे और उस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ओम मीटर, मल्टीमीटर, ऊर्जा मीटर या मैगर। तो ये क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और एग्जाम में भी दोस्तों आपको क्या सही आंसर करना होगा, इसी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी भी ऑप्शन में दे सकता है। आपका आंसर क्या होगा, ये मैगर दोस्तों आपका सही आंसर होगा। और सुनना, जो मैगर है दोस्तों, इस मैगर के अंदर कौन सा जनरेटर लगा होता है, सुनिएगा दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों परमानेंट मैग्नेट, क्या दोस्तों, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर लगी होती है। आप नोट कीजिएगा दोस्तों, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर इसके अंदर लगी होती है। तो देखिएगा परमानेंट मैग्नेट जनरेटर लगी होती है जो दोस्तों मैगर होती है। और ये क्या मापती है, किसी भी दोस्तों नई स्थापनाओं की विद्युत रोधन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो शॉर्ट में हम क्या कहते हैं दोस्तों, आईआर रेजिस्टेंस। इसको हम शॉर्ट में क्या करते हैं, क्या कहते हैं, आईआर रेजिस्टेंस मापने वाला जो यंत्र है वो यही है दोस्तों आपका मैगर। तो मैगर इसका सही आंसर है। ऊर्जा क्या मापती है, ऊर्जा दोस्तों किसको मापती है, तो ऊर्जा भी दोस्तों उस राशि को मापती है जिसको हम खपत कर चुके हैं, जिसको हम क्या कर चुके हैं दोस्तों, जिसको हम खपत या उपयोग कर चुके हैं उसको मापती है। और ये दोस्तों ये किलोवाट आवर मीटर होती है जो दोस्तों यूनिट में ऊर्जा को मापती है। किसमें, यूनिट में ऊर्जा को मापती है। और किस ऊर्जा को मापती है, तो ये दोस्तों वास्तविक ऊर्जा को नोट कीजिएगा। ये दोस्तों किस ऊर्जा को मापती है, ये वास्तविक ऊर्जा को मापती है जो किलोवाट आवर मीटर होती है और यूनिट में मापती है। मल्टीमीटर क्या है दोस्तों, तो मल्टीमीटर को हम एवीओ मीटर भी कहते हैं। कौन सी मीटर, एवीओ मीटर भी कहते हैं। और ए का मतलब क्या होता है,
तो नोट कीजिएगा एम्पियर। और V का क्या होता है दोस्तों, मतलब इसका मतलब होता है वोल्ट, और O का मतलब क्या होता है, तो O का मतलब होता है ओम। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये मापक यंत्र है। यानी कि अगर आपको एम्पियर मीटर का प्रयोग करके करंट मापना होगा तो आप अलग से सेपरेट एम्पियर मीटर काम में लेंगे। इसी तरह से वोल्ट मीटर, ओम मीटर। लेकिन एवो मीटर यानी कि मल्टीमीटर एक ऐसा मीटर है जो अकेला दोस्तों, जो अकेला सारे राशियों को माप सकता है। यानी कि ए, वी और ओ तीनों राशियों को यह माप सकती है। और ओम मीटर क्या है, किसी मटेरियल में दोस्तों उपस्थित प्रतिरोध का मापन करता है। किसी मटेरियल में उपस्थित प्रतिरोध का, चाहे वो दोस्तों कोई कंडक्टर हो, चाहे वो कोई केबल हो, क्या चाहे वो कोई कंडक्टर, चाहे वो कोई केबल हो, ओम मीटर प्रतिरोध को मापती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। अब देखिएगा बारी आ चुकी है दोस्तों इस मैगर के बारे में एक डायग्राम के माध्यम से समझने के लिए। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर, ये एक मैगर की तस्वीर है। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहां पे आपको जो डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, इसके कोने में यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों IR। IR का मतलब क्या है, ये कौन सी मीटर को बता रही है, तो ये मैगर को बता रही है। किसको दोस्तों, मैगर को बता रही है। और यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, मैं लिख देता हूं। यानी कि क्या लिखा है यहां पे दोस्तों, टी ओम। क्या दोस्तों, टी ओम लिखा है। टी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टेरा, और इसका मान होता है दोस्तों 10 की घात 12 ओम। कितना, 10 की घात 12 ओम। ये टेरा का मतलब होता है, 10 की घात 12 ओम टेरा का मतलब। यानी कि आप दोस्तों यहां पे एक काम करिए, यहां पे लिखिए दोस्तों एक, फिर आप 12 जीरो लिखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप इसको क्या करिए, इसको आप पढ़िए। अब जितना भी आता है दोस्तों उतना तक ओम, उतना हैवी ओम तक को ये आपका प्रतिरोध माप सकता है। ये आपका जो मीटर है इतना हैवी रेजिस्टेंस को ये माप सकती है। ये होता है काम दोस्तों किसका, मैगर का ये काम होता है। चलिएगा इसी के साथ में हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और इस टेस्ट का क्वेश्चन कौन सा आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। और देखिए आपका जो टाइमर है, ये टाइमर भी दोस्तों इंतजार कर रही है। चलिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं कि 1 वोल्ट निम्न जैसा ही होता है। सुनिएगा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है ए जूल, ऑप्शन बी है 1 जूल प्रति कुलाम, ऑप्शन सी है 1 वोल्ट प्रति जूल, ऑप्शन डी है 1 कुलाम। टाइमर को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। अब स्टार्ट हो जाइए, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों वक्त बीत चुका है और आपको अब जानने की बारी है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर है दोस्तों, वो आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यानी कि दोस्तों क्या होगा, 1 जूल प्रति कूलाम। क्या दोस्तों, 1 जूल प्रति कूलाम। अब दोस्तों मैं इसको एक्सप्लेन करने की थोड़ा कोशिश करता हूं कि 1 जूल प्रति कूलाम कैसे होता है। तो सुनिए दोस्तों, कोई एक आवेश है, क्या कोई एक चार्ज है, उसको हमें क्या करना है दोस्तों, उसको जिस स्थान पर वो चार्ज खड़ी है उस स्थान से उठा करके हमें क्या करना है, दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, हमें क्या करना होगा, कार्य करना पड़ेगा। और वही क्या कहलाता है, वही आपका वोल्ट कहलाता है। जो V बराबर क्या होता है, W बटा Q। Q क्या है दोस्तों, एक आवेश है। ये क्या है, ये एक आवेश है जिसकी यूनिट किस में होती है, तो इसकी यूनिट होती है कूलाम में। और W क्या है दोस्तों, ये एक कार्य है और इसकी यूनिट होती है जूल में। किस में होती है दोस्तों, जूल में। तो यहां से आपका क्या बन गया, जूल प्रति कूलाम, और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसी के साथ में देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ता हूं दोस्तों। देखिए कि एसी परिपथ के शक्ति गुणांक को कौन इंगित कर रहा है। सुनिएगा ऑप्शन ए है प्रतिबाधा बटा प्रतिरोध, ऑप्शन बी है प्रतिरोध बटा धारा, ऑप्शन सी है प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा, ऑप्शन डी है वोल्टेज बटा प्रतिरोध। इसका आंसर बताइए, क्या इसका सही और सटीक आंसर होगा, वो भी दोस्तों 40 सेकेंड के आपको अंदर ही बताना है।
समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। और देखिएगा अब इसका आंसर क्या होगा, एसी परिपथ के शक्ति गुणांक को कौन इंगित कर रहा है, कौन सही इंगित कर रहा है, ये आपको बताना है। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारी पावर फैक्टर होती है इसको हम cos फाई से लिखते हैं और cos फाई बराबर होती है R बटा Z। क्या दोस्तों, cos फाई बराबर क्या होती है, R बटा Z, ये मैंने आपको बताया था। तो R क्या है, R है दोस्तों आपकी प्रतिरोध, ये क्या है दोस्तों, R है आपकी प्रतिरोध, और Z क्या है दोस्तों, प्रतिबाधा। क्या है, प्रतिबाधा। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो चुका है। अब सुनना, जो आपकी प्रतिरोध होती है इसकी दोस्तों इकाई क्या होती है, ओम इसकी इकाई होती है। और जो आपका प्रतिबाधा है इसकी भी इकाई क्या होती है, इसकी भी दोस्तों इकाई ओम ही होती है। यानी कि ये जो दोनों फैक्टर हैं, इन दोनों फैक्टर का दोस्तों क्या हो चुका है, एक समान यूनिट आ चुकी है, ओम और ओम। इसीलिए दोस्तों जब भी आपका जो Z है ये अगर R के बराबर हो जाती है तो दोस्तों जो cos फाई है ये कितना माना जाता है, इकाई cos फाई मानी जाती है। क्या दोस्तों, तब इकाई cos फाई मानी जाती है। और सुनिएगा, जो आपका प्रतिबाधा है इस फैक्टर से जिस नेचर का दोस्तों हमें पावर फैक्टर प्राप्त होता है वो सेम नेचर किसके समान होता है, वो सेम नेचर दोस्तों हमें प्रतिरोध के समान देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों जब भी प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होती है तो पावर फैक्टर हमेशा दोस्तों इकाई मान लिया जाता है। इकाई दोस्तों हमें हम मानते हैं, ऐसा होता है या होता नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। जैसे किसी मान को हम लगभग में मान लेते हैं दोस्तों, लेकिन वो होता नहीं है। इसी प्रकार से हम इंपीडेंस का भी दोस्तों हम लगभग में ही मानते हैं कि प्रतिरोध के नेचर के जैसा ही इसका भी पावर फैक्टर होता है। तो इसका आंसर क्या है, प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा इसका सही आंसर है। अब सुनिएगा दोस्तों, जो आपका शक्ति गुणांक है ये शक्ति गुणांक किसको कहते हैं, शक्ति गुणांक सुनना दोस्तों, जो रिएक्टिव पावर कंपोनेंट्स को एक्टिव पावर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दे वही क्या कहलाता है दोस्तों, आपका पावर फैक्टर। सुनिएगा दोस्तों, जो आपका रिएक्टिव पावर कंपोनेंट्स को, किसको दोस्तों, रिएक्टिव पावर कंपोनेंट्स को किस में कन्वर्ट कर दे, एक्टिव पावर कंपोनेंट में, है ना। एक्टिव पावर कंपोनेंट में जो दोस्तों कन्वर्ट कर दे वो क्या कहलाती है, वही आपकी cos फाई कहलाती है, वही कहलाती है आपकी पावर फैक्टर। और एक बात है दोस्तों, आपकी जो पावर फैक्टर है जितना अधिक होगा, जितना अधिक पावर फैक्टर होगा दोस्तों इंजन से जो आपको पावर प्राप्त हो रही है उतना ही अधिक दोस्तों ट्रू पावर आपको इंजन से प्राप्त होगा। क्योंकि इंजन क्या है, इंजन दोस्तों आपका अल्टरनेटर है ना। इंजन क्या है, इंजन आपकी अल्टरनेटर है। और अल्टरनेटर कौन सी पावर को जनरेट करता है, तो आप लिखिएगा ये ट्रू पावर को जनरेट करता है। किसको दोस्तों, ये ट्रू पावर को, जिसको आप क्या पढ़ते हैं, वास्तविक शक्ति, जिसको आप वास्तविक शक्ति पढ़ते हैं, यही वास्तविक शक्ति जनरेट करती है आपकी जनरेटर, आपकी इंजन या आपका अल्टरनेटर। और जितना अधिक पावर फैक्टर होगा उतना ही अधिक ट्रू पावर आपको आउटपुट में किसी इंजन के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। तो ये है दोस्तों वो 10 प्रश्न, इस टेस्ट में केवल 10 प्रश्न ही थे। और देखिए दोस्तों, इसके अलावा और कल सुबह आप फिर से तैयार रहिएगा दोस्तों, इस टेस्ट का पार्ट नंबर 2 लेकर मैं आपके सामने बहुत ही जल्द उपस्थित होऊंगा। और आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्लास को लाइक करना है, इस टेस्ट को लाइक करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टेस्ट है ये आपको बहुत पसंद आई होगी। आप ही के डिमांड के अनुसार दोस्तों इस टेस्ट को लाया गया है, आप ही के दोस्तों मांग के अनुसार इस टेस्ट को आपके सामने लाया गया है। तो देखिएगा, कल सुबह 7 बजे जुड़ना फिर से मत भूलिएगा दोस्तों। इस टेस्ट का 2nd पार्ट हम बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आने वाले हैं। और उसमें भी दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने लाने की हम कोशिश करेंगे। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस टेस्ट को भी आगे तक पहुंचाना है, इस टेस्ट को आगे शेयर भी करना है और इस टेस्ट को लाइक भी करना है। तो चलिए हमें इजाजत दीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए और नया कंटेंट बना सके और कल सुबह फिर से दोबारा वापस आपके सामने आ सके। तो आप भी दोस्तों वापस आइएगा और अपनी जो तैयारी है, अपनी दोस्तों जो आपकी सफलता की तैयारी है, ये जो विश्वास की तैयारी कर रहे हैं आप, इस तैयारी में आपको क्या करना है, खरा उतरना है। इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस तो यूं ही जारी रहना चाहिए। प्रैक्टिस में दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई कमी हम नहीं आने देंगे। तो चलिएगा, कल सुबह फिर से मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों मेरा जय हिंद।